नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, दिस इज 5th वीडियो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, जिसमें आज हम डीजनरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक लास्ट वीडियोस में हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया था तीनों मेथड से, चाहे वो NWC मेथड हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, LCM हो, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और चाहे वो वैम हो, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों मेथड से एक बार हमने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब अगला स्टेप, यदि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की यूनिकनेस या उसके ऑप्टिमल होने की संभावनाओं को चेक किया जाए, इसे हम बोलते हैं मोदी टेस्ट। पर जो आपने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला है और ऑप्टिमिटी टेस्ट स्टार्ट करने की जो प्री कंडीशन है वो ये है कि देयर मस्ट नॉट बी एनी डीजनरेसी इन अ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन विच इज प्रोवाइडेड बाय दीज मेथड। कोई भी मेथड हो सकता है, उसमें डीजनरेसी नहीं होनी चाहिए। ये डीजनरेसी क्या है? डीजनरेसी आपके इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन को गलत साबित नहीं करती है, बस इसमें ये बता रहे होते हैं कि देयर में बी अनदर सिचुएशन। और दूसरा, यदि मोदी टेस्ट, ऑप्टिमल टेस्ट आप लगाने की बात कर रहे हो तो उसकी प्री कंडीशन यही है कि आपको सबसे पहले उसकी डीजनरेसी चेक करनी पड़ेगी। सो व्हाट द डीजनरेसी हियर? जब भी आपने किसी भी मेथड का यूज करके उससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है, हम डीजनरेसी कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछला एग्जांपल जो हमने वैम के लिए यूज़ किया था उसके रिजल्ट को इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डीजनरेसी चेक कर पाए। तो मेरे जो डिफरेंट एलोकेशंस आए थे बाय यूजिंग द वैम, वो मैंने यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखा रखे हैं और उनको हम देख लेते हैं कैसे डीजनरेसी चेक की जाएगी। तो दोस्तों, ये आपका रिजल्ट था फैक्ट्रीज एंड सप्लायर से रिलेटेड डिफरेंट अलॉटमेंट हुए थे बाय यूजिंग द वैम मेथड। यदि आपको वैम मेथड क्लियर नहीं है तो उस केस में आप ऊपर दी गई लिंक को यूज करके वैम मेथड को पूरा समझें, उसके बाद में यहाँ से चालू करें। डीजनरेसी चेक कैसे की जाए? तो चेक करने का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। यदि नंबर ऑफ एलोकेशन given in a initial basic feasible solution is equal to the number of row and the number of column minus 1, तो उस केस में उस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में कोई भी डीजनरेसी नहीं होगी, वो नॉन डीजनरेट होगा। तो डीजनरेसी कब होगी? यदि उससे कम एलोकेशंस हैं या उससे ज़्यादा एलोकेशन है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है दोस्तों। क्या? नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स माइनस 1। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या डीजनरेसी है या नहीं। सर, नंबर ऑफ एलोकेशन बाय यूजिंग वैम मेथड आपके जो निकल के आए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एलोकेशन निकल के आए हैं। ठीक है, हम 7 नंबर ऑफ एलोकेशन निकल के आए, नंबर ऑफ एलोकेशन। ओके, नंबर ऑफ रोज कितनी है? यदि हम रो की बात करें तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज हैं आपकी 5, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आपके कॉलम हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम माइनस 1, क्या ये इक्वल है? देखते हैं, ये आ रहा 8, ये आ रहा 7। नहीं सर, ये इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो देयर इज अ डीजनरेसी इन अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। IBFS ने जो भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसमें डीजनरेसी है। डीजनरेसी को दूर कैसे किया जाए? डीजनरेसी केवल दूर जब हो सकती है जब नंबर ऑफ एलोकेशन आपके रो प्लस कॉलम माइनस 1 के बराबर हों। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इस वाले सॉल्यूशन में आपका यहाँ एलोकेशन 7 आ रहा है और रो प्लस कॉलम माइनस 1 का आपका रिजल्ट 8 आ रहा है। मुझे ये दोनों बराबर करने हैं, 8 8 करने हैं। इसका मतलब मुझे एक एलोकेशन और कहीं करना है। सर, मैं एलोकेशन किस चीज़ का करूँगा? भाई, एलोकेशन आप क्वांटिटी का तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी तो आपकी डिमांड तो पहले पूरी हो चुकी है। तो आई एम जस्ट सर्चिंग आउट में कुछ एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ जिसकी वैल्यू नियर टू 0 हो, and that is known as E. So we are going to introduce E. E is an epsilon which is going to be introduced in a matrix. किसी भी सेल में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या कंडीशन होगी उसकी देखेंगे। इसकी वैल्यू E is having a value which is near to 0, कहीं जाकर के 0.00001 कहीं आपकी वैल्यू होगी। इट इज़ नॉट एक्जैक्टली 0, पर 0 के आजू बाजू कोई वैल्यू होती है जो कि बहुत नेग्लिजिबल होती है। हम यदि उसे यहाँ एलोकेट भी कर देंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द E. सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ एन डीजनरेसी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस E. E is known as epsilon which is going to be introduced in a matrix. पर ये कहाँ इंट्रोड्यूस होगी इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही स्पेसिफिक रूल है कि E shall be introduced to eliminate the degeneracy only where there is no allotment
हैविंग अ लीस्ट कॉस्ट इन अ इंडिपेंडेंट सेल। ये 3 आपकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कि हमें एलोकेशन ई का वहां करना है जहां पे कोई ऑलरेडी एलोकेशन नहीं है, ऐसी जगह पे करना है जहां पे कॉस्ट सबसे कम है, और तीसरा हमें ये देखना है कि वो जो जहां पे हम एलोकेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, पर एक मेन कंडीशन याद रखना, यदि आपने आपकी बेसिक मैट्रिक्स में डमी इंट्रोड्यूस की थी इन ऑर्डर टू मेक इट बैलेंस, तो जब भी हम ई इंट्रोड्यूस करेंगे जब भी हम ई इंट्रोड्यूस करेंगे मींस इप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द डीजेनरेसी, उस केस में हम डमी सेल या रो को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब वहां पे वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इतना सा हमें ध्यान रखना है, केवल 3 कंडीशन जिनको यूज करके आप ई को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहला, सबसे लीस्ट कॉस्ट पे जाएगा, अनएलोकेटेड सेल में जाएगा और लूप नहीं बनना चाहिए। और आखिरी, यदि मैं चौथी कंडीशन को भी इसी में ऐड कर दूं, इट मस्ट बी अ रेगुलर रो और कॉलम, मींस डमी को हम यूज नहीं करेंगे। हैव ए लुक और एक बार देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस। तो सर भैया तो सर हमने देखा कि यहाँ डीजेनरेसी तो है, अब डीजेनरेसी दूर कैसे की जाए? तो जो हमने रूल बताए थे वो रूल देख लेते हैं। क्या? वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ई, इप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस एन अनएलोकेटेड सेल, लीस्ट कॉस्ट सेल, इंडिपेंडेंट सेल और रेगुलर रो और कॉलम में करेंगे हम, डमी रो और कॉलम को यूज नहीं करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कैसे। सर सबसे पहले अनएलोकेटेड मींस जहां जहां एलोकेशन है वहां तो ये आपका आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्वांटिटी है। तो अनएलोकेटेड कौन सी है? 4 2 5 5 4 6 7 6 9 0 0 0। पर सर आपने बोला डमी वालों को तो यूज नहीं करना। हाँ, ये हमारी डमी थी तो इसे तो हम वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स में कितना हो गया? ये केवल ये वाला हिस्सा, इसमें जितना भी अनएलोकेटेड है उसे देखेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गया, अनएलोकेटेड देखने वाले हैं। दूसरा, लीस्ट कॉस्ट देखना है, कम से कम वाला देखना है। कम से कम 4 2 5 तो 2 छोटा, 5 4 6 2 ही छोटा निकल कर रहा, 7 9 6 2। सर सी सबसे, ये वाला सी फैक्ट्री S2 से सॉरी S1 से जो आपका निकल के आ रहा है वो सबसे छोटा है, 2 सबसे छोटा निकल के आ रहा है, इसमें हम असाइन करने की बात कर रहे हैं। सर असाइन कर दें क्या? नहीं, तीसरी कंडीशन बाकी है दोस्तों, इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मींस इसका किसी से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? हम एक लूप चला करके देखेंगे। लूप का मतलब हम यहां से एक लूप चलाएंगे और वो देखेंगे क्या वो लूप वापस से यहीं आके खत्म हो रहा है। यदि लूप जहां से चालू हुआ था वहीं आके खत्म हो रहा है तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर वो डिपेंडेंट है। पर यदि लूप वहां नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट होगा और वहां हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। सो सर चेक करके देखते हैं। सर 2 से यदि मैंने लूप चालू किया, लूप की बेसिक कंडीशन ये है कि ये केवल जहां जहां अलॉटमेंट है वहां तक जाएगा और वहीं से टर्न हो सकता है। मींस अलॉटमेंट के बाद ही टर्न होगा और ये टर्न भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, डायगोनली कभी भी ये टर्न नहीं होगा। इतना यदि आपने याद रख लिया तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लूप चल रहा है। सही है। 2 से हम चले, सर यहाँ तक जाएगा क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं जा सकता है, यहीं खत्म हो गया। ठीक है, यदि मैं मूवमेंट करता हूँ, यस सर 2 के बाद यहाँ 3 तक आया और उसके बाद यहाँ आ सकता है, यस सर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। हैव यू लुक, एक बार देख लेते हैं कैसे। सर मैंने क्या बताया था, लूप यदि यहाँ से चालू हुआ हर अलॉटमेंट तक ही जाएगा, अलॉटमेंट पर जाने के बाद में वो टर्न हो सकता है। ये टर्न हुआ, फिर यहाँ से फिर टर्न हुआ क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट है, फिर यहाँ टर्न हुआ और ये यहाँ से जाने के बाद सीधे, सर ये लूप डिपेंडेंट हो गया क्योंकि पूरा बन गया। आपको देखना ये कि लूप नहीं बनना चाहिए, लूप बन गया तो वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के लिए लूप बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ लूप बन गया इसका मतलब 2 इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हम यहाँ पे एलोकेशन नहीं कर सकते ई का, हमें तो चाहिए इंडिपेंडेंट वाला जहाँ लूप नहीं बने। तो सर फिर क्या करेंगे? हम 2 के अलावा कोई और दूसरा नंबर देखते हैं जो 2 से तो बड़ा है पर लीस्ट है मैट्रिक्स में, 2 पे तो नहीं कर सकते। अब इससे अलावा क्या है? सर 4 5 5 7 9 6, इन सब में सबसे छोटा निकल के आ रहा है 4। सर 4 तो यहाँ पे भी है, हाँ हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे, जहाँ से वो इंडिपेंडेंट निकल के आ जाएगा उसको हम असाइन कर देंगे, ऐसा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं इसे 4 के लिए चेक करता हूँ। यदि 4 मैंने लूप यहाँ से चलाया तो ये चलने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से टर्न नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है, फिर कहीं नहीं जा सकता, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, फिर इसके बाद कहीं नहीं जा सकता। सर यहाँ से यहाँ जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो 4 पे यदि मैंने ई इंट्रोड्यूस किया, ये सेल इंडिपेंडेंट है क्योंकि वापस से लूप आपका इसके पास में नहीं आ रहा।
हालांकि अलग अलग तरीके से आप लूप बनाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से बनना नहीं चाहिए लूप। हाँ सर, इस वाले के लिए चेक करके देख लेते हैं। हाँ करके देखते हैं। 4 से यदि मैंने लूप चालू किया, ये यदि यहाँ आया, इसके बाद में यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये टर्न ही नहीं कर पाएगा। यहाँ से ये गया, यहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो भी टर्न नहीं कर सकता। यहाँ से ये गया, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है तो भी टर्न नहीं कर सकता। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ वैल्यू है पर यहाँ से इधर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए टर्न नहीं कर सकता। सर ये 4 भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि लूप नहीं बन रहा। तो यदि लूप नहीं बन रहा है तो उस केस में ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट है और आप इन दोनों में से कहीं पे भी आर्बिट्री असाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो रैंडम आपने बोला आर्बिट्री कहीं पे भी असाइन कर सकते हैं, मैंने इस 4 पे ई असाइन कर दिया। यस, क्यों? क्योंकि लूप नहीं बन रहा था, ये मैंने ई साइन किया। ये हमने केवल चेकिंग के लिए देखा था कि लूप बन रहा है नहीं। हाँ, इस पे लूप बन गया था इसलिए हमने 2 पे असाइन नहीं किया है। दोस्तों याद रखने की बात ये लूप नहीं बनना चाहिए, लूप बना सब खत्म। हमें अगला वेरिएबल देखना है जहां से लूप नहीं बन रहा है। ओके, अब मैंने ई असाइन कर दिया। अब आगे अगेन एक बार आपने ई असाइन कर दिया है, फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या इस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में कोई डिजेनरेसी है। सर क्या तरीका था? वही डिजेनरेसी चेक करने का तरीका, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। नंबर ऑफ एलोकेशन अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने? अब 7 की जगह यहाँ पे कितना आ गया? 8। और ये कितना था? यस सर, अब तो ये बराबर हो गया, 8 इज इक्वल टू 8। हाँ, अब ये क्या है? इसमें डिजेनरेसी नहीं है। दोस्तों डिजेनरेसी को एलिमिनेट करने का तरीका ये है, व्हाइल यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ई इन अ लीस्ट कॉस्ट अनएलोकेटेड इंडिपेंडेंट सेल में हैविंग अ रो कॉलम, रेगुलर रो एंड कॉलम, इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है। यदि आपने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया, आप नंबर ऑफ एलोकेशन को, रो और कॉलम को बैलेंस कर लेंगे और आपकी डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी। ये आपको प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपकी डिजेनरेसी खत्म नहीं होती। तो सर कितनी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? ये n नंबर। जब तक आपको डिजेनरेसी खत्म नहीं कर पा रहे हो तब तक आप मोदी टेस्ट पे नहीं आ सकते, उस सॉल्यूशन का आप यूनिकनेस चेक नहीं कर सकते, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक नहीं कर सकते। इस कारण से आपको इस कंडीशन को पूरा करना ही पड़ेगा और ये चेक आपको बार बार लगाना है जब तक आपका डिजेनरेसी खत्म नहीं हो जाती है। दोस्तों एक बार आपने डिजेनरेसी चेक कर ली, हमने आगे बढ़ना है। एक बार आपने डिजेनरेसी चेक कर ली है, अब आपको आगे बढ़ना है इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ऑप्टिमल या यूनिकनेस की चेक करने के लिए। अब ये ऑप्टिमलनेस एंड यूनिकनेस कैसे चेक की जाएगी, इसके लिए हम मोदी टेस्ट करेंगे या ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे और इसे देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कीमती कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना करके डालता रहूं। थैंक यू।